Okay, so you have applied to a dream company, say Microsoft, Google, or a cool startup, and now you are nervous, thinking what they will ask you in those interviews. Are they going to ask me to invent a new programming language on the spot? I have been there. I am software engineer at Microsoft right now, and before that, I went through the same terrifying process. And let me tell you the truth, interviews are not as mysterious as they seem. So today I'll take you behind the scenes and explain what exactly happens in a software engineering interview, stage by stage and myth by myth, so that you walk in prepared and confident. So knowing the structure of the interviews is already half the preparation. So let me tell you the basic steps which happens in the interviews. सबसे पहले you will have to send out your resume. तो रेज्यूमे सेंड करने के बाद तुम्हारा रेज्यूमे ATS फिल्टर के थ्रू जाता है, जहाँ पे ह्यूमन इज नॉट गोइंग टू रीड व्हाट इज रिटन इन योर रेज्यूमे, बट तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए तुमने अप्लाई किया है उससे मैच होता है कि तुम्हारे रेज्यूमे में कितने स्किल्स है. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स निकालो और अपने रेज्यूमे में पुट करो बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब. इसलिए तुम्हें सारे जॉब में अप्लाई करने से पहले अपने रिज्यूमे को थोड़ा टेलर कर लेना चाहिए. तो एक बार तुम्हारे ATS फिल्टर से पास हो जाता है, देन द रिक्रूटर सी योर रिज्यूमे और वहाँ पे तुम्हें देखते हैं कि तुमने क्या प्रोजेक्ट्स किया है, तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस है और तुम्हारे गिटहब पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है और तुम्हारे जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी तुमने रिज्यूमे में लिखा है, द रिक्रूटर्स विल सी दैट. द सेकंड स्टेप होता है रिक्रूटर कॉल. एक बार तुम्हारे रिज्यूमे जब पढ़ते हैं उसके बाद तुम्हें कॉल आता है, एंड बेसिकली इट्स 20 to 30 मिनट कॉल और कैन बी 10 मिनट्स और 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द कंपनी. वहाँ पे रिक्रूटर्स तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और बेसिकली जिस रोल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेवेंट तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है. और कभी कभी कोई स्क्रीनिंग क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, लाइक गूगल इंटरव्यूज में दे आस्क फॉर स्क्रीनिंग क्वेश्चंस इन द रिक्रूटर कॉल इटसेल्फ. तो ये सारी चीजें होती है और उसके बाद तुम्हारे इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं. सो थर्ड पार्ट आता है टेक्निकल इंटरव्यू. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो. लाइक अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल एंट्री लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो तुमसे बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछे जाते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स लाइक तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया. तो ये तीनों से मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यूज दे रहे हो. अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज दे रहे हो तो मोस्टली तुमसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछेंगे और तुमसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और तुम्हारे कुछ पास्ट प्रोजेक्ट्स पूछ लेंगे. और अगर तुम स्टार्टअप्स के लिए दे रहे हो इंटरव्यू तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि तुम्हारे इंटरव्यू से पहले तुम्हें स्क्रीनिंग राउंड होता है जहाँ पे तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके तुम्हें सबमिट करना होता है और तभी तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होता है. और उस इंटरव्यू में तुमसे टेक स्टैक के बारे में पूछ सकते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट तुमने बनाया है वो कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यूज अलग अलग हो सकते हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि तुम जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ या फिर और भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे तुम्हें पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा. तो जो भी कंपनीज में अप्लाई करने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसका पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ो, उससे 5 एक्सपीरियंस 10 एक्सपीरियंस पढ़ो, 10 लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ो और उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट. लाइक एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो पता चल जाएगा कि तुमसे क्या पूछा जाने वाला है. अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अगर हायर लेवल के लिए अप्लाई करते हो लाइक SD2 और SD3, तो वहाँ पे तुमसे सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है जिसमें LLD भी आता है, HLD भी आता है. तुम्हें एक डेडिकेटेड राउंड हो सकता है LLD का, एक डेडिकेटेड राउंड हो सकता है HLD का. तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ये भी वेरी करता है. तो टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए बेस्ट वे है कि दूसरों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ो और उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें एक्जैक्टली क्या पढ़ना है और किस फ्लो में तुम्हारा इंटरव्यू जाने वाला है. सो नेक्स्ट राउंड आता है बिहेवियरल राउंड. तो बिहेवियरल राउंड मोस्टली होता है हायरिंग मैनेजर्स के साथ. वहाँ पे तुमसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस लाइक हाउ डिड यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट विद योर टीममेट. सो बेसिकली देखा जाता है इस राउंड में कि कितना तुम अच्छे से कोलैबोरेट कर पाते हो, देन कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पाते हो. नाउ कम्स द फाइनल राउंड. फाइनल राउंड किसी किसी कंपनी में अलग से लिया जाता है, किसी कंपनी में योर बिहेवियरल राउंड इज ओनली द फाइनल राउंड. वहाँ पे तुमसे पूछते हैं कि वहाँ पे तो जज किया जाता है कि हाउ यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी. तुम्हें बताया जाता है कि किस टीम में तुम ज्वाइन करने वाले हो, तुमसे पूछा जाता है कि तुम कौन से काम एक्सपेक्ट कर रहे हो और बेस्ड ऑन दैट देखा जाता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं. सो बेसिकली सारे कंपनीज का इंटरव्यू राउंड्स का यही स्ट्रक्चर होता है. तो राउंड्स चेंज हो सकते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज में, जैसे मैंने बताया. तो नाउ हियर इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिस. इंटरव्यूज आर नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग, इट्स ऑल्सो हाउ यू कम्युनिकेट योर थॉट प्रोसेस. थिंक ऑफ इट लाइक यू आर द बेस्ट कोडर इन द रूम बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर अप्रोच
approach properly, or you are not able to walk the interviewer through your logic or explain your past projects properly, then you will struggle to stand out. That's where Sparky AI comes in. Sparky AI is your AI buddy for spoken English, built to make you more fluent and confident. It's completely voice based. That means you talk to Sparky for 10 minutes a day about literally anything, and it will help you to improve your fluency, grammar, and vocabulary in a judgment free way. What makes it powerful is the instant feedback and 24/7 availability. No teacher, no classes, no embarrassment, just personalized practice whenever you want. Whether it's college viva or class presentation or a high stake job interview, Sparky AI simulates real life conversation so you get better at it. And here is the best part. Sparky AI app is available on Android, so that you can download it today and start practicing anywhere and anytime. If you want to grow not just as a coder but also as a professional, then don't just practice coding but practice communication also. With Sparky AI, you build that confidence that sets you apart. So I have given the link in the description, so check that out. Now let's bust some common myths about software engineering interviews. So the number one myth is you have to solve 500 plus lead code problem to crack DSA round. This is the misconception which is going on in the college students and mostly the entry level engineers. So I have even seen people pointing out the lead code profile of some Google engineer and saying solving just 250 questions or 200 questions how he got into Google. So you don't need to memorize the solution. There are some topics and patterns in DSA like array, recursion, graph, dynamic programming, and if you are able to identify these patterns, you don't need to memorize solution and you don't need 500 plus problems to crack Google or Microsoft. Okay, so second myth is you have to write the perfect code immediately in interviews. No, this is definitely wrong. First, you should identify what the interviewer is trying to ask instead of directly jumping into solution. And the interviewer don't care if you give the brute force approach first. They care if you can improvise it step by step. So they want to see your thought process. Okay, so third myth is only coding matters. No, behavioral interviews is also as important as the coding round. So two candidates with the same coding skill, one who can communicate well and shows teamwork, will definitely win every time. Okay, so I can't stress this enough. Best candidates are not robots. They are the problem solvers who can talk through their thinking. So coming to the last part of the video, let's understand what interviewers really look for. Number first is the problem solving ability. Can you break down big problems into smaller ones? So mostly in the interviews, if you give the brute force approach, that is fine. You have to improve it step by step with their follow-up questions. Second is coding skills. It's not about writing flashy, complicated code. कितना complicated code लिखते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, but you will have to write a clean, readable and bug-free code covering all the edge cases. And always remember that you think out your solution loud while you are coding so that the interviewer understand your logic. Third is communication. Honestly, this is huge. So explaining your thought process clearly is more impressive than jumping straight to the solution. Number fourth is adaptability. So interviewers often drop hints. They want to see you listen and adapt. If you stubbornly stick to the wrong path, that's a red flag. Think about this way. Companies aren't hiring someone who can just pass the coding test. They're hiring someone who they can trust to build a real world project with a team. So what you should do knowing all these? Number first is study the structure. So before appearing for any interview, read the past interview experience so that you know the structure better and you're not just prepared for coding. Now second, for DSA interviews, focus on coding. Don't just memorize 500 plus lead code solutions. That will never work. Number three is practice communication. While you are solving the DSA problems, also practice how to communicate your logic to the interviewer. Mock interviews can help here, or you can just practice with your peers. Number fourth is build stories. For behavioral round, think of stories from real world project you have done or any internship you have done before. So if you found this breakdown helpful, just hit the like button. And this was the second part of the interview series. Now subscribe my channel for the third part. So see you in the next video.